वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी विद्वानों, सुधी श्रोताओं, सनातन धर्मावलंबियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सम्मुख एक विषय को लेकर के, जो कि अभी तुरंत वो घटना घटी है और वो है ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो ब्राजील में संपन्न हुआ और इसी महीने के 6 और 7 जुलाई को संपन्न हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन के विषय में अभी समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर अन्यत्र इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे दर्शकों को भी इसके विषय में संक्षेप में बताया जाए। तो ऐसा है कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, इससे दो देशों को बहुत अधिक कष्ट पहुंचा है। वो चिढ़ से गए हैं, बौखला से गए हैं। एक का नाम है अमेरिका और दूसरे का नाम है पाकिस्तान। दोनों के बौखलाने के अलग अलग कारण हैं। अमेरिका इसलिए बौखला रहा है क्योंकि अमेरिका को एक, वैसे तो बहुत दशकों से अमेरिका को भ्रम रहा है कि वो संसार का चौधरी है, संसार का दरोगा है और वो जैसे चाहे संसार को चला सकता है। और दूसरा कारण यह है कि इसमें डॉलर को लेकर के बराबर ब्रिक्स में कुछ न कुछ बात हुई है और डॉलर पर आप जानते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। कहा जाता है कि उसका जो 1/4 उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसका कारण मात्र डॉलर है, क्योंकि डॉलर का जो मूल्य है, जो हम अभी देखते हैं हमारे देश में 83-84 रुपए का डॉलर होता है, वो वस्तुतः उसका मूल्य नहीं है। वह उसका अंग्रेजी में कहते हैं हाइट वैल्यू है, मतलब बढ़ा हुआ मूल्य है। यदि आप देखें कि हम अपने रुपए से वही सामान कितने रुपए से खरीदते हैं और वही सामान अमेरिका में कोई व्यक्ति कितने डॉलर से खरीदता है, तो उसके हिसाब से डॉलर और रुपए का मूल्य होना चाहिए, जिसको एक्सचेंज रेट कहते हैं, विनिमय दर। लेकिन आप पाएंगे कि वो विनिमय दर, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी मुश्किल से 35-40 रुपए ही बैठेगा, लेकिन मूल्य क्या है तो 84-83 रुपए है। तो इसको कहते हैं हाइट वैल्यू, बढ़ाया हुआ मूल्य। और इसका कारण यह है कि संसार भर के लोग डॉलर को खरीद कर अपनी जेब में रखना चाहते हैं। डॉलर से ही व्यापार होता है, तो डॉलर एक रिजर्व करेंसी हो गया है, तो जिसके कारण डॉलर की खपत बहुत होती है जितनी आपूर्ति होती है। तो जब किसी भी चीज की मांग अधिक हो, आपूर्ति कम हो, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। और डॉलर के विषय में कहा जाता है कि उसका जो अवमूल्यन नहीं होता, तो जैसे आपका रुपए का अवमूल्यन होता है या उसका उसमें इन्फ्लेशन रेट आ जाता है, तो 100 रुपये यदि आपकी जेब में है और 3-4% आपकी मुद्रास्फीति दर है, तो वर्ष के अंत में आपका जो रुपया है वो 100 रुपया वो 96 रुपये के बराबर आ जाता है। लेकिन डॉलर के विषय में कहा जाता है कि वो अवमूल्यन क्या होता है, उसका तो ऊपर मूल्य बढ़ता है, मतलब अप्रिशिएट करता है। तो इस कारण से भी लोग उसको अपने पास रखने लगते हैं। तो यदि आप गणना करें संसार में कि जितने व्यक्ति हैं जो यात्रा करते हैं, बाहर जाते हैं, वो थोड़े बहुत डॉलर अपनी जेब में रख लें, और जो व्यापार करते हैं उनको तो लाखों करोड़ों डॉलर चाहिए, तो वो उस हिसाब से डॉलर खरीदते हैं, तो डॉलर का मूल्य बढ़ जाता है। तो ये बढ़ा हुआ मूल्य जो है, शेष संसार जो है वो चुकाता है अमेरिका को, और अमेरिका व्यर्थ में धनवान बनता है। तो इसके लिए ब्रिक्स ने आरंभ से ही प्रयास किया कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो आपस में व्यापार करेंगे और उस व्यापार में अपनी मुद्राओं का से ही विनिमय करेंगे, अपनी मुद्राओं से ही व्यापार करेंगे। तो आज जो ब्रिक्स है वो संयोगवश बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि कहा गया है कि ये जो G7 है,
जो धनी मनी धनाढ्य देशों का समूह है, उससे भी अधिक जीडीपी इसकी हो गई है। और जनसंख्या के हिसाब से तो संसार में लगभग आधी जनसंख्या ब्रिक्स के पास है। तो ब्रिक्स के पास में वर्तमान में भी इतनी क्षमता है और भविष्य की भी क्षमता है उसमें। तो इस कारण से ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्रिक्स का जो है भारत संस्थापक सदस्य है, क्योंकि सबसे पहले ये ब्रिक बना था, BRIC। तो इसमें ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, ये 4 देश बने थे। ये 18वां साल चल रहा है, 17 वर्ष पूर्व। तो ये कहा गया था कि ये जो ब्राजील, इंडिया और रशिया, चाइना है, ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था है संसार में। तो ये ग्रुप बन गया था, एक समूह बन गया था। तो वो समूह पिछले 17 वर्षों से इसका हर वर्ष शिखर सम्मेलन हो रहा है और अब इसमें बहुत सारी क्रियाविधियां बढ़ती चली गई हैं और ये बड़ी संस्था के रूप में, बड़े संगठन के रूप में ये प्रकट हुआ है और आज बहुत प्रभावी संस्था है। इसमें इस वर्ष जो शिखर सम्मेलन हुआ है ब्राजील में, वो कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो मैंने ये कहा कि अमेरिका को इस बात का डर था कि डॉलर के विरुद्ध कुछ न कुछ होगा, तो उस रूप में तो नहीं हुआ है कि प्रत्यक्ष रूप में कोई कहे कि हम डॉलर को का बहिष्कार करते हैं या ब्रिक्स की कोई मुद्रा बनाते हैं, जिसकी चर्चा चल रही थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जितना हुआ है वो ट्रंप के लिए कष्टदायक तो है। लेकिन ट्रंप को यह भी मानना चाहिए कि ये जो व्यर्थ की व्यवस्था ट्रंप ने खड़ी की हुई है, अमेरिका ने खड़ी की हुई है डॉलर की, ये कब तक चलेगी? ये व्यवस्था अनंत काल तक नहीं चल सकती है। और इसके लिए जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश जिनको कहा जाता है, उनके लिए तो ये बहुत क्षति वाली चीज है। उनको बहुत नुकसान होता है इस डॉलर से, उनका धन अमेरिका जाता है व्यर्थ। तो क्या है कि इस शिखर सम्मेलन में आप देखिए कि 6 और 7 को 2 दिन के लिए होता है। तो पहला तो जैसे मैंने कहा कि अमेरिका को बहुत कष्ट पहुंचा, दूसरा पाकिस्तान को कष्ट पहुंचा। वह कष्ट इस प्रकार से कि पाकिस्तान बहुत वर्षों से चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से वह ब्रिक्स में प्रवेश कर जाए, लेकिन ब्रिक्स में वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है। एक तो ब्रिक्स में होता है कि सदस्यता होती है। तो जैसे मैंने कहा कि पहले ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स हुआ, एस जुड़ा उसमें, एस में साउथ अफ्रीका आ गया और उसके बाद में ब्रिक्स नाम जो है वो स्थिर हो गया, लेकिन अन्य देश जुड़ते चले गए और अब बहुत सारे देश उसमें जुड़ से गए हैं। ईरान जुड़ गया है और भी देश जुड़ गए। इस बार के शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया भी जुड़ गया और बहुत सारे देश जो है उसमें, उनको डायलॉग पार्टनर या पार्टनर कंट्रीज कहते हैं, उनका वो दर्जा दिया गया है पार्टनर के रूप में। लेकिन न तो सदस्य के रूप में न पार्टनर के रूप में पाकिस्तान का नाम आया, इसलिए पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ है। तो अमेरिका और पाकिस्तान अलग अलग कारणों से बौखलाया हुआ है। तो इस शिखर सम्मेलन में या वैसे भी ब्रिक्स में भारत की जो उपस्थिति है वो बहुत बड़ी है। भारत उसमें निर्णायक भूमिका में होता है और इस बार तो आप कहिए कि भारत सर्वप्रमुख देश था वहां पर, क्योंकि चीन से शी जिनपिंग नहीं गए। जैसा कि मैंने अपनी वार्ता में बताया भी था, शी जिनपिंग का आता पता नहीं है। शी जिनपिंग के हाथ से सत्ता जा रही है, चीन में उठापटक चल रही है, इसलिए शी जिनपिंग नहीं गए और साथ में पुतिन भी नहीं गए रूस से। तो जब रूस से पुतिन नहीं गए और चीन से शी जिनपिंग नहीं गए, तो अभी जो शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है उसमें भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़े नेता थे। तो इस शिखर सम्मेलन का जो डिक्लेरेशन आया है, वो डिक्लेरेशन जो है 31 पृष्ठों का है और इसके कई भाग हैं। तो कुछ जो विषय हैं उन्हीं को मैं आपके सामने रखूंगा, बाकी बहुत जटिल विषयों को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो बहुत जटिल भी हैं, तकनीकी भी हैं और इतने महत्वपूर्ण नहीं है।
तो इसमें पहला जो उसका खंड है वह है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, इसके विषय में, और यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर मैं बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना था 1945 में, तो आपको पता होगा कि उसमें पांच परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर हो गए थे, और जिनमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, इंग्लैंड है और फ्रांस। तो आप देखेंगे कि इसमें पूरा का पूरा अफ्रीका नहीं है, पूरा का पूरा जो लैटिन अमेरिका है वो नहीं है, और एशिया में बहुत बड़ा देश भारत है, और आज तो भारत चीन से भी बड़ा है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन भारत की उसमें उपस्थिति नहीं है, मतलब वो सिक्योरिटी का परमानेंट मेंबर नहीं है। और ये जो पांच मेंबर हैं इनको वीटो का अधिकार मिलता है, अर्थात इनमें से कोई भी एक सदस्य किसी भी प्रस्ताव पर यदि मना कर दें, ना कर दें, निषेध कर दें, तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। भारत के साथ ये कई बार हो चुका है कश्मीर के विषय पर, कि वहाँ कई बार चार चार मेंबर एक साथ एकत्रित हो गए और उन्होंने भारत के विरोध में मत किया, लेकिन रूस के कारण और पहले सोवियत संघ के कारण भारत बच गया। तो एक तो देखने वाली बात यह है कि 1945 से लेकर 2025 के बीच में जो ये समयावधि है, इसमें संसार बहुत बदल चुका है। आज का भारत 1945 का भारत नहीं है। आज भारत एक विशाल देश न केवल है, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था भी चौथे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर जाने वाली है। तो इस प्रकार से भारत ने कई वर्षों से यह मांग की है कि उसे भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक बहुत अच्छी बात यह हुई है कि इसमें ब्राजील और भारत को लेकर के स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्राजील को लैटिन अमेरिका से और एशिया से भारत को ये जो है सदस्यता मिलनी चाहिए। और इसमें अच्छी बात और क्या है, और अच्छी बात यह है कि चूंकि चीन और रूस दो स्थायी सदस्य ब्रिक्स के भी सदस्य हैं, तो इन दोनों की सहमति तो हुई। रूस की सहमति वैसे भी भारत को मिल जाती, लेकिन चीन की सहमति मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार होगा और भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी, उस पर लेकर के ये जो है डिक्लेरेशन खुले रूप में बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है। दूसरा जो हिस्सा है पहले खंड का, वो है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के सुधार को लेकर। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस क्या है? ये 1944 में अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, वहां पर एक बैठक हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, और उस समय ये बात हुई कि भाई विश्व युद्ध आगे न हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उसके परिष्कार के लिए, या उसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए ये बैठक हुई थी। और इस बैठक का परिणाम यह हुआ था कि 3 संस्थाओं का गठन हुआ। पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम पीछे दूसरा नाम था, बाद में WTO बना। तो आप ये देखिए कि उस समय जब ये संस्थाएं बनी थी, तो स्वाभाविक है कि जो विश्व युद्ध जीतने वाले देश थे, उन्हीं के मतानुसार, उन्हीं की सुविधानुसार या उनके हितानुसार ही इन संस्थाओं का गठन हुआ, और वो संस्थाएं अभी भी कार्यरत हैं। लेकिन इनमें जो विकासशील देश हैं, जो निर्धन देश हैं, इनकी उपस्थिति लगभग नगण्य है वर्ल्ड बैंक में, IMF में। और WTO के भी नियम ऐसे बनाए गए हैं जो हमारे देश या हमारे जैसे देशों के पक्ष में नहीं बनते हैं। तो इनको लेकर के बहुत ही व्यापक दृष्टि से इस विषय पर चर्चा हुई है। पैरा नंबर 5 से लेकर 16 तक जिन पैराग्राफ में ये मांग की गई है कि इन तीनों संस्थाओं को में सुधार की आवश्यकता है और तुरंत सुधार किए जाएं, ताकि आज जो विश्व है वो परिलक्षित हो, उसके हित की रक्षा हो, और
आगे विश्व में जो एक वैश्विक व्यवस्था होती है जिसको वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं वो सुचारू रूप से चले। यह भी बहुत अच्छा प्रस्ताव है और इसकी भी सराहना की जानी चाहिए। इसके बाद में पैराग्राफ 17 से लेकर 41 तक जो दूसरा खंड है वो है प्रोमोटिंग पीस, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। इसमें इस खंड में पूरे संसार में जितने भी युद्ध चल रहे हैं उनको लेकर के बात की गई है कि शांति कैसे स्थापित की जाए, और इसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका जो निरंतर दुर्बल होती संस्था है इसको कोई पूछता नहीं है। इसमें मांग की गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका होनी चाहिए और यूनिलैटरल यानी एक तरफा कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण न करे। इसमें जो इजराइल ईरान का युद्ध हुआ है अभी निकट अतीत में उसका भी उल्लेख है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसका भी उल्लेख है, फिलिस्तीनियों के अधिकार की बात की गई है, गजा में जो हो रहा है उसकी बात की गई है। और यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छी बात है कि संसार में जो व्यर्थ का युद्ध चल रहा है और अमेरिका की दादागिरी चल रही है इसको रोकने का प्रयत्न किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जो दुर्बल देश हैं वो कैसे जिएंगे, कहाँ जाएंगे। तीसरा जो खंड है वो है डीपनिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। जैसा कि आपको लगेगा ब्रिक्स को लेकर के कि ब्रिक्स आरंभ में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही था कि ये जो देश हैं ये आपस में कैसे जुड़ के अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं आपस में मिलकर के। तो यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये जो खंड है ये सबसे लंबा खंड है। इसमें पैराग्राफ 42 से लेके 80 तक है, मतलब लगभग 41 पैराग्राफ इस खंड को समर्पित है। इसी में वो जो प्रकारांतर से डॉलर की बात आती है, प्रकारांतर से मैं कह रहा हूँ, डॉलर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बात आती है कि आपस में ये देश जो हैं वो व्यापार को बढ़ावा दें, भुगतान की पद्धति पर दृष्टि डालें, क्योंकि भुगतान की जो भी पद्धति है वो एक प्रकार से उसकी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास है। तो ये चाहते हैं स्वतंत्र रूप से हमारा विनिमय हो, व्यापार भी हो, मुद्रा विनिमय भी हो, और प्रत्येक देश में जो उनकी अपनी मुद्रा है उसका प्रचलन बढ़ाया जाए। यह जो बात है बढ़ाया जाए, यह डॉलर के विरुद्ध जाता है। क्योंकि यदि मान लीजिए कि हमारे देश में थोड़ा बहुत भी यदि डॉलर का कोई काम हो रहा है उसकी जगह हम रुपए से करें, और भारत ने सायास ये काम किया भी है। अभी जितने भी समझौते हो रहे हैं दूसरे देशों से उन समझौतों में इस बात का उल्लेख होता है कि हम जो है भारत रुपए में और वहाँ का जो देश है वो अपनी मुद्रा में व्यापार करेगा। तो यह एक प्रकार से अमेरिका के विरुद्ध जाता है। और इसमें अन्य भी बहुत सारी बातें की गई हैं, जहाँ भी ऐसे व्यापार के नियम हैं जो हमारे जैसे देशों के विरुद्ध जाते हैं उनको समाप्त करने की बात की गई है। और ये सारी बातें अमेरिका के विरुद्ध जाती हैं और कुछ यूरोप के देशों के विरुद्ध जाती हैं। इसके बाद का जो खंड है वो है कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल, फेयर एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये पैराग्राफ 81 से लेके 101 तक है। इसमें भी आप जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर के जो हमारे जैसे देशों का विचार है, अमेरिका जैसे देशों का विचार उससे भिन्न है, क्योंकि वो कई बार जो अच्छी टेक्नोलॉजी होती है वो देते नहीं हैं, और जो हमारे लिए पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी चाहिए उसको प्राप्त करने में विलंब होता है। तो इन सब बातों का उल्लेख विस्तार से किया गया है और ये कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। अंतिम जो खंड है वो है पार्टनरशिप फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये अंतिम खंड है और पैराग्राफ 102 से लेके 123 तक इस खंड का उल्लेख होता है। और इस खंड में आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा खंड है, क्योंकि जिसको कहते हैं पीपुल टू पीपुल टाइज, मतलब लोगों के बीच आपसी संबंध। और चूंकि हमारा देश प्राचीन देश है, धर्म
प्राण देश है और यहाँ जो हमारी परंपराएं हैं वो बहुत प्रगाढ़ हैं। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ मंत्रोच्चार होता है। ब्राज़ील में तो मैं स्वयं देखकर दंग रह गया कि शिव तांडव गाते हुए लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और अन्यत्र भी जब वो जाते हैं तो वैदिक मंत्रोच्चार से स्वागत होता है। और अभी मैंने ब्राज़ीलिया में जब उनका स्वागत हो रहा था तो मैंने कल देखा कि राम भजन गाया गया और मन को कितना आह्लादित करता है, कितना अच्छा लगता है। तो भारतीय नृत्य आपको देखने को मिलेंगे, भारतीय भजन सुनने को मिलेंगे। तो ये जो पीपल टू पीपल टाइज है, इसमें भारत संसार का संभवतः एकमात्र देश है जिसका जो अतीत है इतना समृद्ध है, परंपराएं इतनी गहरी हैं और उनको हम पूरे संसार में फैलाते भी हैं। आगे किसी और दिन मैं उसका एक वार्ता करूंगा घाना पर, क्योंकि वहाँ भी प्रधानमंत्री गए थे और घाना जो है वहाँ कैसे सनातन धर्म फैल रहा है और वहाँ के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये बड़ा विस्मयकारी है और हर एक सनातनी के लिए गर्व की बात है। उस पर हम अलग से उल्लेख करेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ब्राज़ील भारत से कितनी दूर है, लेकिन आप ये देखिए कि भगवान राम का नाम ले रहे हैं और शिव तांडव स्तुति हो रही है, स्तोत्र गाया जा रहा है। और ये शिव तांडव स्तोत्र गाना कितना कठिन है, मैं स्वयं प्रयास करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, मुझे बहुत उसके जो हिस्से हैं वो याद है, लेकिन पूरा का पूरा यदि कोई कहे कि मैं एक स्वर में सुना जाऊं तो वो मेरे लिए अभी कठिन है। थोड़ा सा और समय लगेगा, मैं अभ्यास कर रहा हूं। लेकिन विदेशियों के द्वारा आप ये सोचिए कि उन्होंने कितना लंबा अभ्यास किया होगा। उनकी भाषा नहीं है, संस्कृत से वो परिचित नहीं है। संस्कृत तो हमारे देश की भाषा है और मैंने तो स्वभाव संस्कृत पढ़ी भी है लंबे समय तक, तो मुझे तो इस बात के लिए वो नहीं कोई कहा जा सकता कि मैं अपरिचित हूँ, फिर भी मेरे लिए कठिन है। तो उन्होंने कितना कठिन कार्य किया है, कि हमारे लिए कितने गौरव की बात है। तो ये जो अंतिम खंड है ब्रिक्स डिक्लेरेशन का, उसमें तो भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा और भारत को ये सबसे लाभ ही लाभ है, क्योंकि उसको आप पर्यटन का लाभ कहें, तीर्थाटन का लाभ कहें, भारत का 34 नाम कहें, सनातन धर्म का विस्तार कहें, किसी भी दृष्टि से कहें तो ये हमारे लिए अनुपम है, हमारे लिए बहुत ही सुंदर है। तो कुल मिलाकर मेरा प्रयास ये था कि संक्षेप में आपको हम बताएं कि ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें प्रमुख रूप से क्या क्या हुआ है, भारत के लिए क्या लाभदायक है, ब्रिक्स सदस्यों के लिए क्या लाभदायक है, और अमेरिका और पाकिस्तान इस सम्मेलन से क्यों चिढ़ से गए। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ, और इस आशा के साथ और इस आग्रह के साथ कि आप हमारी वार्ताओं को सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक करें, और आग्रह है कि टिप्पणी अवश्य करें हमारी वार्ता पर। उससे हमें पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं, आगे उससे हमें अपने विषय को तय करने में बहुत सहायता पहुँचती है। जय श्री राम।